अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है आप सब मेरी तरह जानना चाह रहे होंगे कि मार्केट एकदम कल मैंने आपको बड़ी बुरी बुरी न्यूज़ सुनाई, तो मार्केट को तो क्रैश करना चाहिए था, लेकिन मार्केट अभी पंप कर रही है। तो ये क्यों पंप कर रही है, इस क्यों का आंसर आप भी ढूंढ रहे होंगे, मैंने भी ढूंढने की कोशिश किया है, क्योंकि क्यों का आंसर अगर हमें मिल जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये सस्टेनेबल पंप है क्रिप्टो मार्केट का, या कि मार्केट दोबारा क्रैश हो सकती है। मैंने कोशिश किया, जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करने के बावजूद वजह की समझ नहीं आई कि एलटीसी इस वक्त कौन बाय कर रहा है। क्योंकि एलटीसी की कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया चंद दिन पहले कि एलटीसी के जो फंडामेंटल है वो बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। सोलाना भी पंप कर रहा है जी। और ऑलमोस्ट जितनी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, कोई 5%, कोई 10%, कोई 15%, 30%, ये सारी मार्केट जो है पंप कर रही है। वजूहत क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन कल सीजी ने दोबारा एक फंड क्रिएट करने की कोशिश की। आई डोंट नो, मतलब ये फंड है कि नहीं, ये मैं नहीं इसको कहना चाहता, लेकिन जो कॉइन बेस के हेड हैं उन्होंने इसको फंड करार दिया। सीजी ने कहा क्या, सीजी ने कहा जी ठीक है, कॉइन बेस कस्टडी ने ग्रे स्केल के जो बिटकॉइन रिजर्व है उसके बारे में कहा जी कि 6,35,000 जो ग्रे स्केल का बिटकॉइन है, 6,35,000, दोबारा सुने, 6,35,000 बिटकॉइन ग्रे स्केल का कॉइन बेस कस्टडी के पास है। लेकिन 4 माह पहले तो जब कॉइन बेस के रिजर्व की बात हो रही थी, एक्सचेंज रिजर्व की, उसमें सिर्फ 6 लाख बीटीसी शो हो रहे थे। तो ये 35,000, ये 6 लाख जो कॉइन बेस के रिजर्व एक्सचेंज में शो हो रहे थे, वो सिर्फ, उसमें सिर्फ ग्रे स्केल नहीं था, बाकी सारे मिला के टोटल 6 लाख शो हो रहे थे। तो आप कह रहे हैं जी, क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कॉइन बेस कस्टडी ने पब्लिक कर दिया कि ग्रे स्केल के बिटकॉइन उनके पास कितने पड़े हुए हैं, 6,35,000। वो कह रहे हैं जी 4 माह पहले तो आपने 6 लाख अपने एक्सचेंज के रिजर्व शो करवाए थे बीटीसी के। तो ये क्या तजाद है, मतलब सिर्फ एक ग्रे स्केल का 6,35,000 है, 4 माह पहले आप कह रहे थे कि हमारे पास टोटल 6 लाख पड़ा हुआ है। तो उसके बाद ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक हैरान कुन इंकशाफ किया, मेरे लिए भी हैरान कुन था। उन्होंने कहा जी कि किसी भी फंड के ऊपर आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सीजी किस तरह का प्ले कर रहा है ये मेरे भी कैपेसिटी से बाहर है, मेरे भी समझ से बाहर है। एक साइड पे वो इस इंडस्ट्री को बचाना चाहता है और दूसरी साइड में इस इंडस्ट्री के हवाले से वो फंड क्रिएट करता है। आई डोंट नो, ये हमारी समझ बूझ से ऊपर की बात है। अच्छा जी, ब्रायन आर्मस्ट्रांग जो कि कॉइन बेस का हेड है, उसने कहा जी हमारी पहले नंबर पे तो हमारी जो एक्सचेंज है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कॉर्पोरेट है, ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। हमारे पास जो बिटकॉइन के रिजर्व हैं, सीजी की आंखें खोलने के लिए तकरीबन 2 मिलियन बिटकॉइन हमारे पास टोटल रिजर्व में है कॉइन बेस कस्टडी के पास, जिसमें से 6,35,000 ग्रे स्केल का है। बाकी मैं मजीद इस पे स्टडी कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 2 मिलियन में से कोई हार्डली 5 to 10%, कोई यूं समझ लें, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ 4,000 से 6,000 के दरमियान सिर्फ कॉइन बेस का अपना, एक्सचेंज का अपना, बाकी सारा यूजर्स का है, या दीगर इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े सरमायादार लोग, उनका कॉइन बेस ने अपनी कस्टडी में फंड रखा। और ये 2 मिलियन बीटीसी कम नहीं है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी बिटकॉइन की सप्लाई 19 मिलियन के करीब सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन की, जिसका तकरीबन ये 10% अमाउंट बनती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 20 का 2 मिलियन तो 10% से ज्यादा की ये अमाउंट बनती है, इस वक्त कॉइन बेस के पास है। इतना ही बीटीसी सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो 20% तो बिटकॉइन ये पड़ा हुआ है सप्लाई में। बहरहाल जैसे ही ये मार्केट में आई, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये सीजी जो है वो बड़ा अच्छा प्ले करना चाहता है। उनके हवाले से ये एक ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये वो सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट है, अगर शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो, जिसमें यानी बाइनांस, कुकॉइन, ह्यूबी, बायबिट, ओकेएक्स, क्रिप्टो.com और बिटफाइनेंस, किसके पास बीटीसी और इथेरियम, जिसको इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में हार्ड मनी कंसीडर किया जाता है, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज को रिस्की और इन्फ्लेटेड करेंसी समझा जाता है। ये दो मार्केट में ऐसी करेंसीज हैं जो कि सिंबल है इस वक्त, जिसको हार्ड मनी, सही मनी, जिसको वैल्यूएबल, जिसको करेंसी समझा जाता है। इस सारी एक्सचेंजेस में से बिटफाइनेक्स, जिसके ऊपर मैं भी इतनी तनकीद करता हूं, ये यूएसडीटी टेथर कंपनी की जो एक्सचेंज है बिटफाइनेक्स, उनके पास
उनके जो टोटल रिजर्व है, प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात हो रही है ना कि आपके पास कितने कितने रिजर्व पड़े हैं। आगे जाके मैं इस हवाले से एक अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बिटफाइनेक्स के जितने रिजर्व हैं जो उन्होंने डाटा रिसर्चर ने ढूंढे, उनका 95% या उनके पास बिटकॉइन है टोटल रिजर्व में, या उनके पास इथेरियम है। और बाइनांस साहिब जो सारी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से खदशात का इजहार करते हैं, सीजी साहब या बाइनांस ओवरऑल, उनके पास बिटकॉइन और इथेरियम सिर्फ 15% मौजूद है। मतलब खुद के पास सबसे लोएस्ट हार्ड मनी है, बाकी सारे उनका या अपना स्टेबल कॉइन है, या उनका अपना बीएनबी है, या उनके पास यूएसडीटी भी है अच्छा खासा उनके पास स्टॉक में। अभी जाके हम चेक भी करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बल्कि ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने भी कहा कि हमें फंड क्रिएट नहीं करना चाहिए इस इंडस्ट्री, वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, हम सबको एक जगह इकट्ठे होके इस इंडस्ट्री को तामीर करना चाहिए एक जिम्मेदाराना तरीके से, ना कि हमें इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलानी चाहिए। ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने सीजी को बराह रास्त नेम तो नहीं किया, लेकिन इशारा सीजी ही की तरफ था। और सीजी ने उसके बाद फौरन अपनी ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर करवाया। ये सीजी की मेरा ख्याल है टाइमलाइन पे आपको ये ट्वीट उनकी शेयर नहीं नजर आएगी। इस ब्रायन स्टॉर्म की ट्वीट के बाद सीजी ने अपनी ट्वीट जो थी वो डिलीट कर दी। अच्छा जी, आज की अगली बड़ी न्यूज जो कि आपको मेरे अलावा जितने क्रिप्टो मीडिया है वहां से आपको मिलेगी। एल सल्वाडोर पिछले साल इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो $1 बिलियन के अपने बॉन्ड्स इशू करवाएंगे, यानी एक सॉवरेन कंट्री इन्वेस्टर्स को, फॉरेनर इन्वेस्टर्स को अपने कंट्री के एक सॉवरेन बॉन्ड इशू करेंगे, उसके बदले $1 बिलियन इकट्ठा करेंगे इन्वेस्टर से। उस $1 बिलियन का $500 वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, और 500 मिलियन जो हाफ है, हाफ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे 1 बिलियन का, और हाफ 500 मिलियन वो एक बिटकॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जिसमें वो माइनिंग सेटअप लगाएंगे। एक सिटी, बिटकॉइन सिटी मैंने आपको बताया था ना एल सल्वाडोर जो बनाने जा रहा है, तो $500 मिलियन वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है मीडिया पे कि पिछले 4 दिनों से ऑलरेडी लेजिस्लेटिव उनकी जो कमेटी थी वो काम कर रही थी। मेरा ख्याल है कल के दिन बाकायदा एल सल्वाडोर की असेंबली में ये बिल पेश हो जाएगा, इसके ऊपर बहस होगी, और अगर एल सल्वाडोर की पार्लियामेंट, कांग्रेस इस बिल को अप्रूव कर देती है, तो फिर एल सल्वाडोर इस टाइम में जहां बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त आज से 1 साल पहले अगर करते बिटकॉइन बाय, तो वो $40,000 एक बिटकॉइन की प्राइस थी, और आज बिटकॉइन जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तकरीबन $16,000 पे ट्रेड हो रहा है। कितना सस्ता इनको बिटकॉइन मिलेगा एल सल्वाडोर को। और ये भी मालूम नहीं है कि इस सारे एफटीएक्स क्राइसिस के बाद अभी तो ये जो अपडेट्स हैं वो जब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में पता चलेगा, क्योंकि ये बिल एक बार अप्रूव हो जाए उनकी कांग्रेस है, उसके बाद बाकायदा ये इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे। तो क्या जो एफटीएक्स के क्राइसिस के बाद, लूना के क्राइसिस के बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, क्या वो इनके एल सल्वाडोर के बॉन्ड्स बाय करेगा? ये भी एक देखने वाली बात है। आइंदा जो भी अपडेट होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये ह्यूज डेवलपमेंट है मेरे दोस्तों भाइयों। मैं ऑलरेडी जब भी एल सल्वाडोर के बिटकॉइन के हवाले से, बॉन्ड के हवाले से आपको के साथ टॉक करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर एल सल्वाडोर का ये बिटकॉइन बॉन्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया के जितने गरीब ममालिक हैं, ये आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में जो फंसे हुए हैं, ये उनसे आजाद हो सकते हैं। क्योंकि हर मुल्क, हर सॉवरन मुल्क जैसे पाकिस्तान है, जैसे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये बजाय इसके कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लें, वो दुनिया को इनवाइट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करेंगे कि आप हमें बराह रास्त बगैर किसी थर्ड पर्सन के, बगैर किसी आलमी मालियाती इदारे के बराह रास्त हमारे बॉन्ड्स में, हमारे मार्केट्स में, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। और ये जो 500 मिलियन इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, सालाना जो इनके इन्वेस्टर्स होंगे एल सल्वाडोर उनको डिविडेंड भी ऑफर करवाएगा। जैसे आप कुछ स्टॉक बाय करते हैं तो स्टॉक बाय करके आपने रखा हुआ है, उस पर आपको वो कंपनी डिविडेंड्स ऑफर करवाती है। एल सल्वाडोर अपने इन्वेस्टर को जो $500 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा, उसके डिविडेंड भी बाकायदा प्रोवाइड करेगी। तो इसी तरह अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है एल सल्वाडोर का, तो यू कांट इमेजिन दुनिया किस तरफ टर्न लेगी। ये मालियाती इदारों, ये आलमी सियासत के ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट होना ही होना है। ये मार्केट को बुलिश करने का एक कैटलिस्ट है, एक कीमियाई मरकब है
जिसके बाद एकदम बूम हो सकता है। इट ऑल डिपेंड के आने वाले वक्तों में ये जो डेवलपमेंट है किस तरह टर्न लेती है। अगर तो एल सल्वाडोर एक $1 बिलियन का इन्होंने बॉन्ड्स इश्यू करने हैं, अगर तो डिमांड $1 बिलियन से ऊपर की आती है, यू कैन इमेजिन कि कंट्रीज के अंदर एक तरह का फोमो होगा। तो जब कंट्रीज के अंदर ये फोमो होगा, खसूसन जो गरीब ममालिक हैं उनके अंदर इस तरह की फोमो होगा, तो फिर आप इमेजिन करें कि सबसे पहले तो हर कंट्री जो बिटकॉइन के बॉन्ड इशू करवाना चाहेगी, सबसे पहले तो वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा देगी। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देना ही इटसेल्फ एक बुलिश न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरी नजर में। इट ऑल डिपेंड कि आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान की अपनी माली सूरत हाल, मैं अगर आप लोगों को नहीं पता तो बताता चलूं कि इस वक्त हमारे जो रिजर्व है डॉलर के रिजर्व, क्योंकि हम दुनिया में जितनी भी हम इंपोर्ट्स करते हैं जो कि तकरीबन $30 अरब के लगभग हैं या इससे थोड़ा सा ज्यादा है, हर साल हमने $30 अरब दुनिया को पे करना होता है कर्जों की सूरत में, जो इंपोर्ट्स करना होता है मेरा ख्याल है उसकी सूरत में, अगर मैं मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो। लेकिन हमारे पास जो रिजर्व है इस वक्त 8 अरब से भी कम रह गए हैं। उन 8 अरब में से भी कुछ 4, 5, 6 अरब तो वो है जो हमारे दोस्त ममालिक ने हमारे पास सिर्फ उधार के तौर पे रखे हुए हैं, रिजर्व के तौर पे रखे हुए हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें कि हमारी माली हालत, हमारे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, उस वजह से हमारी माली हालत कितनी बिगड़ी हुई है। और हम आईएमएफ के आगे गिड़गड़ा रहे हैं यहाँ पे जनाब। आईएमएफ मतलब यू कैन इमेजिन कि हमारा मुल्क जो है इन मालियाती इदारे जिनको बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज अपने इंटरेस्ट से गरीब ममालिक की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो बैन अल-अक़वामी सियासत है, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम जैसे गरीब ममालिक को इस तरह बिटकॉइन आजाद कर दे तो यू कैन इमेजिन के ग्लोबल पॉलिटिक्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है। खैर चलें, कल जब बिटकॉइन का मैं आपको बता रहा था तो बिटकॉइन अपना, मेरा बड़ा दिल किया कि मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क की ट्रेड ले लूं। इस जगह पे बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो रहा था और मैंने आपको कहा था, डेली का चार्ट मैंने ओपन किया था कल, तो मैंने आपको कहा था कि अगली कैंडल अगर तो ये वाली सपोर्ट जो है इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो बिटकॉइन जो है वो 12,000 तक जाएगा। ये कल मेरा दिल किया कि न्यूज बहुत बुरी आ रही है तो क्यों ना एक छोटी सी रिस्क की ट्रेड ले लूं। लेकिन मैंने इत्तेफाक से मैंने ट्रेड ना ली और इथेरियम का भी सेम टू सेम यही था, यहाँ पे डबल डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा था। तो वैसे तो इथेरियम का ये सपोर्ट कल ब्रेक नहीं हुई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने सेल ट्रेड नहीं ली थी इत्तेफाक से, आई डोंट नो, बाद में मैं ऑफलाइन था, उसके बाद डेवलपमेंट्स हुई हैं ये जितनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केट एकदम पंप किया है और डबल बॉटम, टेक्निकली भी मार्केट को यहाँ से क्रैश नहीं होना चाहिए था। डबल बॉटम जब बन जाए तो मार्केट पंप करती है, मोस्टली डबल टॉप बन जाए तो मार्केट जो है वहां से क्रैश करती है। तो इथेरियम का भी डबल बॉटम बन रहा था और बिटकॉइन का भी डबल बॉटम बन रहा था। 4 आवर चार्ट पे तो मुझे ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं ली, मैं बच गया। अगली मार्केट की बिग डेवलपमेंट एक और, कोइन मार्केट कैप जो कि बाइनांस की ही एक अपनी सब्सिडरी एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक इन्वेस्टर्स के लिए, खसूसन वो वाले क्रिप्टो इन्वेस्टर जो अपने फंड्स एक्सचेंजेस में महफूज करते हैं, ये एक फीचर लॉन्च किया है। आप कोइन मार्केट कैप रैंकिंग एक्सचेंजेस पे जाएंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये जो सारी वो टॉप एक्सचेंजेस है कोइन मार्केट कैप में उन्होंने लिस्ट किया हुआ है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस हिसाब से कि कितनी उन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग होती है। नंबर 1 पे बाइनांस है, हर एक्सचेंज के साथ ही आपको एक छोटा सा आइकन नजर आएगा। अगर आप उस एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें एक्सचेंज रिजर्व डाटा अवेलेबल, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस एक्सचेंज के पास कौन कौन से रिजर्व और कितने कितने रिजर्व हैं उसकी सारी मालूमात मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे बाइनांस के पास, मैं आपको बता रहा था ना कि बीटीसी और इथेरियम के रिजर्व जो हैं वो बहुत कम है, ये देख लें आपके सामने है। बीटीसी इनके पास, जितने इनके पास रिजर्व हैं उनका 13% बीटीसी है और 8% इनका जो है वो इथेरियम है। जबकि बाइनांस का अपना जो स्टेबल कॉइन है, इनके पास 33% इनके पास अपना स्टेबल कॉइन है और 8% इनका अपना बीएनबी टोकन है। तो ये दोनों मिला दें तो जितने बाइनांस के रिजर्व हैं उसका 40% तो इनके अपने टोकन है। ये वो टोकन हैं जो कोई बंदा भी ब्लॉकचेन बना के टोकन, यही टोकन तो एफटीएक्स एक्सचेंज ने प्रिंट किए थे। बहरहाल बाइनांस के जो बीएसडी है, इस हवाले से टू बी ऑनेस्ट, बाइनांस के बीयूएसडी जो स्टेबल कॉइन है, ये अगर इनके पास 32% है तो ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ये 32% इनके पास कैश भी है, जो इन्होंने, जिनका मेरा ख्याल है क्वार्टरली ये बाकायदा ऑडिट भी करवाते हैं। इनके पास 23%
ये 40 और 23, 63% तो इनके पास सिर्फ वो स्टेबल कॉइन ही पड़े हुए हैं। तो अब ये बाइनांस के रिजर्व है। इसी तरह आप किसी और एक्सचेंज के भी रिजर्व चेक करना चाहें तो कॉइन मार्केट कैप में जाए, वहां पे एक्सचेंज की, ये देखिए कॉइनबेस ने अपने रिजर्व शो नहीं करवाए, क्रैकन ने शो नहीं करवाए। ये अपने आप को ज्यादा कंप्लायंट और ज्यादा समझते हैं कि इनको मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। वो बहरहाल जो ज्यादातर ये प्लेटफॉर्म है, चाइनीज प्लेटफॉर्म, उन प्लेटफॉर्म के रिजर्व, एक चीज मुझे हैरान की है इस हवाले से कि बाइनांस यूएस ने अपने रिजर्व क्यों नहीं शो करवाए। हालांकि ये कॉइनबेस भी यूएस कंपनी है, क्रैकन भी यूएस कंपनी है, ये अपने क्यों नहीं रिजर्व शो करवा रहे। इसी तरह कूकॉइन के भी आप रिजर्व चेक करना चाहें तो कूकॉइन के ऊपर क्लिक करें और रिजर्व की लिस्ट में आके नीचे यहाँ पे आप इनके रिजर्व चेक कर सकते हैं। कूकॉइन के पास जी माशाल्लाह इनका अपना जो टोकन है केसीएस, इनके टोटल रिजर्व में 18% ऑलमोस्ट इनका अपना टोकन है, 31% इनके पास यूएसडीटी है और इनके पास बीटीसी जितने इनके पास रिजर्व है 11% और इथेरियम जो है वो 8% के करीब है। ठीक है, ये भी एक डेवलपमेंट थी, मैं चाहता था आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। एक और एफटीएक्स के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये एक जर्नलिस्ट हैं लिज हॉफमैन, इन्होंने बैंकमैन फ्रीड ने अपने स्टाफ को जो एक लेटर सेंड किया, उसमें बैंकमैन फ्रीड ने, ये जर्नलिस्ट कहती है, बैंकमैन फ्रीड ने अपने स्टाफ को कहा कि अभी भी चांसेस हैं कि हम अपने एक्सचेंज को, अपनी कंपनी को बचा सकते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस की बात की समझ नहीं आई क्योंकि आज जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आप मेरी वीडियो अगर आज वॉच कर रहे हैं, 23 नवंबर 2022 है आज की डेट, आज की डेट में बाकायदा एफटीएक्स की बैंकरप्सी की बाकायदा अदालत में केस भी चलना शुरू हो गया, उसकी सुनवाई भी वहां पे शुरू हो गई है। तो आई डोंट नो एफटीएक्स के एक्सचेंज जो है बैंकमैन फ्रीड किस सेंस में कह रहे हैं कि वो अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद एक वजह ये है, ये जस्टिन सन जो है ट्राउन फाउंडेशन के जो हेड है, वो कहा जाता है कि वो इंटरेस्ट रखते हैं कि एफटीएक्स के कुछ एसेट जो हैं वो खरीद लें। आई डोंट नो पूरा एफटीएक्स खरीदना चाहते हैं या उनके कुछ ऐसी जो एसेट्स हैं वो बाय करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की इन अंदर खाते कोई ना कोई तो ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस वजह से जो बैंकमैन फ्रीड है उसने अपने स्टाफ को कहा है। और ये अगर ऐसा हो जाता है, जस्ट फॉर अ सेकंड इमेजिन करें कि अगर एफटीएक्स फॉर सम रीजन, अगर सारे क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं इस मुश्किल वक्त में एफटीएक्स को सहारा दे देते हैं बैंकमैन फ्रीड, यानी ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिनका सरमाया सबसे ज्यादा था, वो थोड़ी देर के लिए बैकअप हो जाए और वो कहें जी ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में आप सबसे पहले जो रिटेलर है उनके आप पेमेंट पैसे वापस करें तो हम दोबारा एक्सचेंज एक्टिव, अगर ऐसा होता है तो ये मार्केट के लिए बड़ी बुलिश न्यूज है। और मैं ये जो जर्नलिस्ट हैं इनके मैं इस जो लेटर बैंकमैन फ्रीड ने अपने स्टाफ को सेंड किया, इनकी मैं एनालिसिस पढ़ रहा था। ये कह रही थी कि मैं खुद भी बैंकिंग की जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझती हूँ, इसको समझने से मुझे ऐसे लगा कि बाइनांस के पास जो कोलेटरल है वो कोलेटरल है 60 बिलियन का, जबकि बाइनांस की जो लाइबिलिटी है वो 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। यानी 60 बिलियन के इनके पास कोलेटरल पड़ा हुआ है, जबकि 2 बिलियन जो है वो इनके पास इनकी लाइबिलिटी है, यानी 58% कोलेटरल इनके पास ज्यादा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो 2 बिलियन की लाइबिलिटीज है ये रियल है क्योंकि ये बैंक रन है। सीजी की ट्वीट के बाद कि भाई मैं अपना जो सारा 500 मिलियन का जो एफटीटी टोकन है वो बेच रहा, उसके बाद लोग डर गए, डरने के बाद लोगों धड़ाधड़ जो है पैसे निकालने की, तो वो टेंशन है जो इस जर्नलिस्ट की ओपिनियन के मुताबिक। बहरहाल अगर तो ये ऐसा होता है तो ये मेरी नजर में बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा जी, एक और गुड न्यूज है, आई डोंट नो इसको आप किस सेंस में लेंगे। कॉइनबेस ने इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉइनबेस सर्वे करता रहता है टाइम टू टाइम। अभी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को सही जंप मिलता है इंस्टीट्यूशनल मनी से, आम रिटेलर से नहीं, को $500, $1000, इवन $1 मिलियन से भी ओवरऑल पूरी मार्केट पे उसका इंपैक्ट नहीं होता जब तक इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं आता मार्केट में। तो उन्होंने सर्वे किया जी कि इंस्टीट्यूशंस ने पिछले एक साल में 12 माह में उनका रुझान क्रिप्टो मार्केट में क्या रहा है। अच्छा जी, पिछले 12 माह में सवाल यह किया गया कि आपकी क्रिप्टो करेंसीज में एलोकेशन इंस्टीट्यूशंस की बड़ी है या नहीं। उनमें से 62% ने कहा है कि हम पिछले एक साल में, जबकि पिछले एक साल से मार्केट डाउन जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस पिछले एक साल में, हम जो रिटेलर हैं पैनिक होके हम इन इंस्टीट्यूशंस को
अपने टोकन जो है वो सस्ते में सेल करते आ रहे हैं। और पिछले 1 साल में 62% इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एलोकेशन जो है क्रिप्टो मार्केट में अपनी मजीद इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया है। 12% ने हाथ खींचे हैं और 26% ऐसे हैं जो अभी भी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है अभी भी उतने ही करके बैठे हैं और होल्ड कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं वो। अच्छा जी, फिर दूसरा सवाल कि आप अगले 3 सालों में क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या सोच है? 58% ने कहा जी कि हम अगले 3 साल तक मजीद क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। 36% सेम टू सेम पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, जबकि 6% ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा तोबा तोबा तोबा, हम इस मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक इंस्टीट्यूट मेरी नजर में एक पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, ये जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं क्रिप्टो मार्केट की, आज मैं अगर आपको पॉजिटिव न्यूज बता रहा हूं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको जो है अगले लम्हे मार्केट जो है, कल मैं आपको सारी बैरिश न्यूज थी तो वो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की। आप में से बहुत से लोग बड़े मायूस, इवन आप में से कई लोगों ने उसका इजहार भी किया वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो आज मैं पॉजिटिव न्यूज, तो जो डेवलपमेंट्स होती है ये मैं खुद क्रिएट नहीं करता। अगर बैरिश न्यूज है तो मैं खुद नहीं बनाता, अगर बुलिश न्यूज है तो मैं खुद नहीं बनाता। जो कुछ हो रहा होता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम है आप तक वो न्यूज और अपडेट शेयर करना। आगे ऑब्वियसली फाइनेंशियल, क्योंकि मैं ना तो क्वालिफाइड हूं इस सेंस में, फाइनेंशियली मेरे पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरी क्वालिफिकेशन भी सारी पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिटिक्स है। और क्रिप्टो में चूंकि खुद इन्वेस्टर हूं तो मेरी कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है, तो मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा। अच्छा जी, एक मैं चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यूनिस्वैप के हवाले से। यूनिस्वैप के साथ आप पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करते हैं अपना, वहां पे टोकन स्वैप करने के लिए एक चीजें आपने शेयर में रखें कि जब भी आप यूनिस्वैप के साथ अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो साइन इन का मैसेज आता है। तो एक आप तो डिवाइस अगर मोबाइल पे कनेक्ट कर रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो यूनिस्वैप के रिकॉर्ड में आपकी डिवाइस आईडी भी जा रही है, आपकी कुकीज ब्राउजर की मोबाइल की वो भी उनके पास जा रही है, लोकल स्टोरेज आपकी उसकी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, ब्राउजर की लैंग्वेज और डिवाइस ये सारी इंफॉर्मेशन भी जा रही है, और स्क्रीन वॉलेट थर्ड पार्टी, और आपके वॉलेट की स्क्रीनिंग भी यूनिस्वैप थर्ड पार्टी के जरिए करता है। पहले ऐसा नहीं था, अब हो रहा है। जो प्राइवेसी कंसर्न रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये मैं इंफॉर्मेशन थी, मैं चाहता था आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। लास्ट में जी एक मैं आपके साथ न्यूज शेयर करके आज की वीडियो को एंड करूंगा। ये एक चाइनीज क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, फैन बूशी कैपिटल इनकी अपनी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, शेन बो इनका नाम है। इनके वॉलेट से, जो कि ट्रस्ट वॉलेट में इनके फंड्स पड़े हुए थे, 42 मिलियन वर्थ के एसेट जो हैं किसी ने हैक कर लिए हैं। तो बहरहाल ये एफबीआई और लायर्स को ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुके हैं, इन्फॉर्म कर चुके हैं। अभी देखते हैं ये भी एक इंडिविजुअल के साथ इतना बड़ा हैक, मेरी नज़र में ये मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कैसे इतने बड़े फंड्स आप एक वॉलेट में रख कैसे सकते हैं। हमेशा अपने फंड्स को, अपने रिस्क को डिवाइड करें, अपने फंड्स को मुख्तलिफ वॉलेट्स बना के मुख्तलिफ किस्म की जगह पे रखें। अगर खुदा ना खासा एक जगह हो तो आपका सारा सरमाया ना डूब जाए। इस बेचारे के साथ यही हुआ है। लास्ट में जी आप लोगों ने पूछा कि ये 51% अटैक क्या होता है। देखें, ये जितना डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, बिटकॉइन, इथेरियम, जितना, इसमें जो मेजॉरिटी होती है, क्योंकि इन ब्लॉकचेन्स को जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, माइनर्स या स्टेकर आप कह लें, जो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स है उनके स्टेकर और प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर्स, ये इनकी कम्युनिटी होती है। तो जो ट्रांजैक्शन जाती हैं उनकी कंफर्मेशन जो मेजॉरिटी फैसला करती है वो रियलिटी होती है। तो 51% अटैक ये कहते हैं, ये इस वजह से कहा जाता है कि ये बिटकॉइन को एक और अगला थ्रेट है। मतलब कल भी मैंने बिटकॉइन के थ्रेट के हवाले से आपके साथ जिक्र किया ना, ये बिटकॉइन को 51% अटैक का भी खदशा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बंदा तकरीबन 16 अरब डॉलर का माइनिंग इक्विपमेंट लगाए, 16 से 20 अरब डॉलर का माइनिंग इक्विपमेंट लगाए, तो इस वक्त जितनी भी बिटकॉइन में माइनिंग की मशीनें लगी हुई हैं उनकी सबकी हैश पावर से ज्यादा अगर 20 अरब डॉलर की माइनिंग मशीनें लगा के आप सेटअप लगाएं तो आपका हैश पावर जो है वो उन सब से फिलहाल के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक आपका 51% हैश पावर ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास नेटवर्क की पावर ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये जो 50 मैं 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं माइनिंग मशीनों पे,
ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बिजली के लिए भी रोज तकरीबन मेरा ख्याल है 2 अरब या 1 अरब डॉलर का रोज की बिजली की कास्ट भी है। ऐसा नहीं है मशीनें लगा ली तो आप जो है वो बिटकॉइन के सारे नेटवर्क को आप कैप्चर कर लेंगे। और ये भी मत जेन में रखिएगा कि जब ये चीजें डेवलपमेंट हो रही होगी, कोई बंदा इस तरह का सेटअप लगा रहा होगा तो कम्युनिटी भी इसके लिए फाइट बैक करेगी, वो मजीद अपनी हैश पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ऐसा नामुमकिन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी है कि कोई भी कंट्री या कोई भी तंजीम 51% हैश पावर ले ले, क्योंकि इसको मैनेज करना हाईली एक्सपेंसिव है। आप इतनी ज्यादा बिजली हैश पावर कैसे मैनेज करेंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर आपको चाहिए रोज के रोज इस 51% पावर को मैनेज करने के लिए, जो मैंने आपको कहा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है तो जिसके पास 51% की पावर होगी, बेशक वो माइनिंग का नेटवर्क है, बेशक वो प्रूफ ऑफ स्टेक का है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स भी कर सकता है, वो डबल स्पेंडिंग भी कर सकता है। वो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग किसी के पास है तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग में पब्लिक एड्रेस से आपकी प्राइवेट की भी ढूंढ सकता है, और प्राइवेट की जिसके पास है वो आपके फंड्स भी। ये सारे रिस्क जो है क्रिप्टो मार्केट में हैं, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होना होता तो ये पिछले 11 सालों से मार्केट में बिटकॉइन जो है $70,000 के करीब टच होकर नीचे आया। अगर ऐसा मुमकिन होता तो लोग कर चुके होते हैं। ये मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसी वजह से नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।